Welcome, myself Sanjay Tiwari. I am working in BN College of Engineering and Technology in Mechanical Department as Associate Professor. Today we are in lecture 4. So let's go in our course content. This is, I want to discuss about the liability of a production system. Liability से मतलब क्या है? Each and everything for which we are responsible to pay others. किसी दूसरे को हम जो कुछ हमें पे करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, वो उसे हम कह रहे हैं लाइबिलिटी. लाइबिलिटी में भी हमने किसी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए या इंडस्ट्री को ऑपरेट करने के लिए मार्केट से लोन लिया, बैंक से लोन लिया, तो लोन इज नोन एज लाइबिलिटी. ठीक है. और हमने कई बार सपोज दैट रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए हमारे पास मनी नहीं था, बजट नहीं था, लेकिन हमारा क्रेडिट मार्केट में अच्छा था, तो बिना पेमेंट किए हमें रॉ मटेरियल मिल गया, तो इसी को हम लोग कह रहे हैं क्रेडिट परचेज. दिस इज़ आल्सो लाइबिलिटी बिकॉज आफ्टर द प्रोडक्शन हम उसको सेल करेंगे, सेल करने के बाद हमें इसको पे करना है, तो दिस इज़ लाइबिलिटी. लाइबिलिटी ये भी है कि हमारे पास पर मंथ इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, इस बिल को हमें पर मंथ पे करना है, प्रोडक्शन हो या ना हो, या हमारा प्रोडक्ट सेल हो या ना हो, इट इज़ नोन ए लाइबिलिटी. वाटर सप्लाई का कॉस्ट होगी, हमारे एम्प्लॉयज़ के इंश्योरेंस होंगे, हेल्थ इंश्योरेंस होंगे, उनकी कॉस्ट होगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सैलरी ऑफ द स्टाफ. दीज ऑल आर द लाइबिलिटीज. और इसके लिए हमें अपने पास एडवांस में बजट रखने चाहिए. जब एडवांस में बजट रखेंगे तो हमारा प्रोडक्शन सिस्टम स्मूथली काम करेगा. ओके, लेट्स मूव टू अदर टॉपिक. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फैसिलिटी, लोकेशन एंड लेआउट. Here facility means, when we say facility in a manufacturing system, we mean to say that plant. Facility means plant. So I want to discuss about the plant location. I want to start with a simple example. Suppose that हम अपने लिए एक घर बनाने के लिए कहीं कोई लोकेशन ढूंढ रहे हैं. तो अगर इंडिया में बात करें तो हम पहले सर्च करते हैं किस स्टेट में बनाएंगे. उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर देखते हैं कि कहाँ हमारी जॉब है या कहाँ का मैं रहने वाला हूँ, ऐसा कुछ देखते हैं. स्टेट सेलेक्ट करने के बाद फिर क्या देखते हैं कि किस सिटी में जाएं. फिर उस सिटी में क्या देखते हैं कि नियर टू ट्रांसपोर्टेशन हो, नियर टू रेलवे स्टेशन, नियर टू बस स्टैंड, नियर टू हॉस्पिटल, नियर टू स्कूल. इस टाइप से जो बेसिक नीड की ज़रूरतें हैं वो हमारे आसपास हों. एट दैट लोकेशन हम अपने एक घर के लिए प्लान करते हैं. लेकिन इससे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि सब कुछ अच्छा चाहिए, बट हमारे पास बजट नहीं है. तो बजट भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तो सारे रिसोर्सेज को बजट के हिसाब से लोकेट करना है. तो इसी को अगर हम इंडस्ट्री के में ले जाएं तो हम कह रहे हैं प्लांट लोकेशन. तो प्लांट लोकेशन को मतलब क्या हुआ कि किसी भी प्लांट का जो ऑब्जेक्टिव है वो तो सबको क्लियर है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्री इज़ टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इन लो कॉस्ट एंड डिलीवरी इन टाइम. ये काम हमें करना है, हम कुछ भी कहीं भी सेटअप करें प्लांट को. तो प्लांट को सेटअप करने के लिए भी हमारे पास सपोज दैट मनी है और हम एक प्लांट लोकेशन की सर्च में हैं कि लोकेशन कहाँ होनी चाहिए. तो लोकेशन के सर्च में क्या करेंगे हम लोग, पहले सिलेक्शन ऑफ कंट्री की बात करेंगे. इन विच कंट्री वी शुड एस्टेब्लिश आवर प्लांट. आफ्टर कंट्री वी शुड सेलेक्ट द स्टेट, इन विच स्टेट. आफ्टर स्टेट वी शुड सेलेक्ट द एक्चुअल साइट, उस स्टेट के अंदर कहाँ पे क्या होगा. तो कंट्री के सिलेक्शन के लिए पैरामीटर कुछ होंगे. इट मे बी कि कंट्री की पॉलिसी क्या है इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, वहाँ का टैक्स सिस्टम क्या है, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, वहाँ की जो मैन पावर है क्या वो इतनी टेक्निकली स्ट्रांग है कि हमारी इंडस्ट्री में हमको मैन पावर इजीली मिल जाएगी, वहाँ एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, रॉ मटेरियल की कैसी व्यवस्था है, इन सब चीज़ों को देखेंगे. आफ्टर दैट स्टेट में आएंगे तो फिर स्टेट की अपनी पॉलिसीज़ क्या है, स्टेट की टैक्स पॉलिसीज़ क्या है, वहाँ का जो पॉपुलेशन है उनका एजुकेशन क्या है, मैन पावर मिलेगी या नहीं मिलेगी. आफ्टर दैट हम साइट पे देखेंगे. तो इसी तरीके से जब हम तीनों चीज़ों को कैटेगराइज कर पाएंगे तभी हम अपने प्लांट को एक सही जगह पे इस्टेब्लिश कर पाएंगे, एंड आफ्टर दैट इट विल रन फॉर ए लॉन्ग टाइम. तो प्लांट लोकेशन इज़ नॉट ए प्रोसीजर टू फॉर ए शॉर्ट टाइम. हम जब प्लांट लोकेशन की बात करते हैं तो इट शुड बी ए लॉन्ग टर्म. दैट्स वाई वी से दैट इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज सच एज टेक्नोलॉजिकल, मार्केटिंग, रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज. तो लॉन्ग टर्म का मीन्स कि 20 ईयर्स 50 ईयर्स के लिए एक प्लांट को हम किसी जगह पे लोकेट करना चाहते हैं. तो इफ़ वी वांट टू डिस्कस अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन, सो जनरल लोकेशन ऑफ द फैक्ट्री. लोकेशन के लिए बात करें, जनरल मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू सेलेक्ट द स्टेट और हाउ टू सेलेक्ट द कंट्री. तो इन बेसिस पे हम कंट्री या स्टेट को सिलेक्ट करने की बात कर रहे हैं. दैट इज़ नोन एज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. फर्स्ट, रॉ मटेरियल वहाँ की अवेलेबिलिटी कैसी है. प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट, मार्केट से कितना क्लोज है. एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ इफिशिएंट एंड चीप लेबर है वहाँ या नहीं है.
अवेलेबिलिटी ऑफ पावर एंड फ्यूल। अब किसी कंट्री या किसी स्टेट में अगर पावर जनरेशन कम है, वो अपनी जो पॉपुलेशन है उन्हीं को 24 आवर्स में 8 आवर्स अगर इलेक्ट्रिसिटी दे पा रहे हैं, तो एक इंडस्ट्री को 24 आवर्स पावर कैसे मिलेगी? और इंडस्ट्री को रन करने के लिए 24 आवर पावर चाहिए, मशीनें कभी बंद नहीं हो सकती, ठीक है। तो दैट इज़ एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। पावर जनरेशन तो मान लीजिए ठीक भी हो सकता है, हम सेल्फ पावर जनरेशन प्लांट लगा लें, अपना पर्सनल पावर प्लांट लगा लें, लेकिन जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, ना गवर्नमेंट का ना हमारा। तो अगर सपोज दैट हमारे पास कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो कि ओपन में होना है, एक बड़े से एरिया में ओपन में काम करना है, और वहाँ पे रेन बहुत होता है, 12 मंथ में 8 मंथ रेन होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है वहाँ पे कि उस प्लांट को सेटअप कर पाएँ। नेक्स्ट, सोशल एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़। सोशल एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ से मतलब यहाँ पे ये है कि सपोज दैट हमने कोई प्लांट इस्टेब्लिश किया, तो प्लांट इस्टेब्लिश करने के बाद वहाँ पे ढेर सारे लेबर्स होंगे, हमारे मैन पावर होगी, स्टाफ होंगे, मैनेजर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, वो काम करेंगे, उनकी फैमिलीज़ होगी, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट होगी। अब वो रिक्वायरमेंट जो सोशल रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से पूरी करेंगे? इट मीन्स एट दैट प्लेस हॉस्पिटल्स होने चाहिए, स्कूल हो, बैंक हो, जिम्नेजियम हो, स्टेडियम हो, है ना, पार्क हों, ये सब चीज़ें वहाँ होने चाहिए। अगर ये सब चीज़ें वहाँ नहीं हैं तो वी हैव टू डेवलप दिस थिंग। अगर हमें डेवलप करना पड़ेगा तो एक बहुत ह्यूज अमाउंट उस पर हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसको भी देखना है कि सोशल एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ वहाँ अवेलेबल हों। नेक्स्ट वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड इंडस्ट्रीज। हम जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें तो सपोज दैट एक टाटा मोटर्स अपनी कार असेंबली, कार मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट कहीं लगाया, तो ऐसा नहीं है कि टाटा मोटर्स कार के हर कंपोनेंट को वो खुद बनाते हैं। कार में जो मेजर कंपोनेंट है, इंजन ब्लॉक, चेसिस एंड सो ऑन, वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन बहुत सारे कंपोनेंट वो दूसरे से लेते हैं। अगर ऐसी इंडस्ट्री उस एरिया में अवेलेबल नहीं है तो दो काम करने पड़ेंगे, या तो हम अपने को डेवलप करें, हम खुद बनाएं, या कहीं दूर एरिया से, कहीं दूसरे शहर से, किसी दूसरी कंट्री से उसको हमें परचेज करना पड़ेगा। तो ये देखना पड़ेगा यहाँ भी कि वहाँ पे पहले से भी कुछ इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए जो कि हमारे प्रोडक्ट को हेल्प कर सकें, ठीक है। दिस वन इज अदर लोकल बाई लॉज, टैक्सेस, पोस्टल एंड बैंकिंग फैसिलिटीज़। जहाँ पे हम जिस स्टेट में जा रहे हैं उस स्टेट के कुछ बाई लॉज होंगे, वहाँ के कुछ ट्रेडिशंस होंगे, वहाँ के लोगों का एक जीने का तरीका होगा, उस तरीके में हमारी इंडस्ट्री फिट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, आफ्टर दैट वी हैव सेलेक्ट विद दिस फैक्टर्स कंट्री और स्टेट, देन वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द साइट इन द स्टेट। एक स्टेट में वो साइट क्या होगा, जैसे यूपी में है तो एक यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, उत्तर प्रदेश, तो उसमें किस साइट पे हम अपने प्लांट को लोकेट करें ये भी देखना है, क्योंकि यूपी के अंदर ही डिफरेंट साइट के डिफरेंट टाइप के कंडीशंस हैं, वहाँ के लोग अलग हैं, वहाँ की लैंड अलग है, एटमॉस्फेयर अलग है, तो उसमें देखना पड़ेगा। तो सिलेक्शन ऑफ एक्चुअल साइट, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एक्चुअल साइट। तो अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लैंड हमें बहुत कॉस्टली होती है, लैंड हमें जहाँ सस्ती मिल जाए डेफिनेटली है। अगर लैंड सस्ती मिलेगी तो इट मे बी कि वो उबड़ खाबड़ हो, वहाँ तालाब हो, वहाँ गड्ढे हों। तो एक बात ये भी देखना पड़ेगा कि उस जो लैंड हमें चीप मिली है उसको लेवलिंग करने में कुछ कॉस्ट आएगी। तो ऐसा ना हो कि एक चीप लैंड हमने लिया लेकिन उसको लेवलिंग में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ गई। वहाँ की सॉइल कंडीशन क्या है, हमें उस पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है, मल्टी स्टोरी करना है, सिंगल स्टोरी करना है, तो वहाँ की सॉइल कंडीशन क्या है कि उस पर क्या वो बिल्डिंग बन सकती है, ये देखना पड़ेगा। आफ्टर दैट हमें वहाँ पे अपने प्लांट को बनाना है, बिल्डिंग्स बनानी है, तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ ब्रिक क्या है, सैंड क्या है, सीमेंट क्या है, उनकी अवेलेबिलिटी क्या है, स्टील की कॉस्ट क्या है, ये सब देखना पड़ेगा। आफ्टर दैट कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़। लैंड अगर चीप होगी तो जाहिर सी बात है वो शहर से काफ़ी दूर होगी, तो ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे पॉसिबल है या नहीं है, अगर नहीं होगी तो एक प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ तो इंडस्ट्रीज ऐसी हैं कि जिनके नियर बाय रेलवे लाइन होनी चाहिए। सपोज दैट आप अगर एक पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, तो थर्मल पावर प्लांट के लिए आपको कोल चाहिए। अब कोल ट्रक से तो आना नहीं है, उसके लिए रेलवे लाइन होनी चाहिए, तो थर्मल पावर प्लांट के लिए रेलवे ट्रैक का होना वहाँ ज़रूरी है। एंड कोई भी इंडस्ट्री रेलवे ट्रैक सेटअप नहीं कर सकती, इट इज़ द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। तो हमें अगर थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो हमें ऐसे जगह पे देखना पड़ेगा अपनी लैंड को जहाँ पे रेलवे ट्रैक अवेलेबल हो, ठीक है। हाउसिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, हमारे एम्प्लॉयज़ होंगे, एम्प्लॉयज़ के लिए वहाँ पे घर होने चाहिए, स्टाफ के लिए, तो अगर नहीं होंगे तो हमें डेवलप करना पड़ेगा। फिर अगेन एरिया अवेलेबल फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन।
फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए वहाँ पर एरिया अवेलेबल होना चाहिए कि हम आगे चल के अपने प्रोडक्ट की रेंज को बढ़ा सकें। नेक्स्ट वन इज, इसी पूरी स्टोरी को अगर हम एक एग्जांपल से समझें, सपोज दैट कि हमारे पास हम एक प्लान कर रहे हैं, हमारे पास 3 लोकेशंस हैं, इन्हीं 3 लोकेशंस में हमें एक लोकेशन सेलेक्ट करना है। फर्स्ट इज दिल्ली, लखनऊ एंड कानपुर। और ऐसा हमने देखा कि लखनऊ में, दिल्ली में और कानपुर में पर मंथ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो एक्सपेंडिचर आ रहे हैं उसमें कुछ कुछ फैक्टर्स हमने लिए हैं। जैसे पर मंथ की बात हो रही है, यहाँ कुछ एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं पर मंथ की। सपोज दैट अगर रेंट की बात करें तो रेंट के बेसिस पे दिल्ली कॉस्टली है, यहाँ पे 20,000 पर मंथ हमें रेंट देना पड़ रहा है, लखनऊ में 10,000, कानपुर में 10,000। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेंट वी कैन सेलेक्ट लखनऊ और कानपुर। अगर हम सिर्फ रेंट के एक फैक्टर को लेते हैं तो दिल्ली के साथ हम नहीं जाएंगे, लखनऊ और कानपुर के साथ जाएंगे। अगेन इफ वी सी अबाउट द लेबर कॉस्ट फॉर पर मंथ, वी कैन सी दैट in Delhi it is 1,35,000 and in Lucknow 1,30,000, in Kanpur 1,60,000. So definitely on this basis we will go with the Lucknow. We will select the Lucknow on the basis of labor cost. Again we see the freight charges, transportation cost. So in Delhi it is 81,000, in Lucknow 64,000 and Kanpur 28,000. So this will be selected. And after that taxes, दिल्ली है जीरो टैक्सेस, वहाँ की गवर्नमेंट बड़ी लिबरल है और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ प्लांट लगाइए, हम टैक्स में बिल्कुल फ्री कर रहे हैं, कोई टैक्स नहीं लेंगे आपसे। तो ऑन दिस बेसिस वी विल सेलेक्ट द दिल्ली बिकॉज यहाँ पे टैक्सेज हैं, यहाँ पे टैक्सेज हैं, ठीक है। अगेन इफ वी सी द पावर कॉस्ट, पर मंथ पावर कॉस्ट इन दिल्ली 60,000, इन लखनऊ 6,000, इन कानपुर 6,000। तो ऑन द बेसिस ऑफ पावर कॉस्ट वी विल सेलेक्ट लखनऊ और कानपुर। तो दिस इज़ द मंथली एक्सपेंडिचर और इस बेसिस पे हमें सिलेक्शन करना है। तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कि हाउ टू सेलेक्ट द सिटी फॉर आवर प्लांट। तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि हम पर मंथ टोटल कॉस्ट का समेसन ले लें। तो टोटल कॉस्ट का समेसन यहाँ दिख रहा है कि दिल्ली में पर मंथ 2,42,000 एक्सपेंडिचर आएगा, लखनऊ में यही कुछ कम आएगा, दैट इज़ 2,13,500 एंड इन कानपुर इट विल बी 2,06,000। ओके, तो अगर हमने टोटल ऑपरेशन कॉस्ट देख लिया, दिस इज नोन एज टोटल ऑपरेशन कॉस्ट पर मंथ। ऑन दिस बेसिस वी कैन डिसाइड दैट कि दिल्ली इज कॉस्टली एंड इन लखनऊ एंड कानपुर दैट इज कानपुर इज इकोनॉमिकल। सो ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट वी कैन सेलेक्ट द कानपुर फॉर आवर प्लांट। बट केवल कॉस्ट ही एक फैक्टर नहीं है, कुछ और फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि कम्युनिटी एटीट्यूड, दिल्ली में रहने वाले लोगों का क्या एटीट्यूड है, लखनऊ में रहने वाले लोगों का क्या एटीट्यूड है, कानपुर रहने वाले लोगों का क्या एटीट्यूड है, क्योंकि हमें तो लेबर मैन पावर तो वहीं से लोकल ही लेना है, तो उनके साथ काम करना पड़ेगा। तो उनका क्या एटीट्यूड है ना, जो यहाँ लिखा हुआ है एक्चुअल नहीं है, इट इज़ ओनली फॉर द एग्जाम्पल। तो सपोज दैट कि दिल्ली के लोगों का एटीट्यूड इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट का मतलब है उदासीन। उदासीन मतलब बहुत ज़्यादा काम करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। लखनऊ में लिखा है वांट बिजनेस, लखनऊ के पीपल बिजनेस चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, ऐसा अगर है तो। नेक्स्ट कानपुर इज इनडिफरेंट। तो ऑन दिस बेसिस वी विल सेलेक्ट लखनऊ, क्योंकि हमें जो मैन पावर मिलेगी वो हार्ड वर्किंग मिलेगी। ऑन दिस बेसिस वी विल सेलेक्ट लखनऊ। अगेन इफ वी से एम्प्लॉई हाउसिंग, तो एम्प्लॉई हाउसिंग दिल्ली में एक्सीलेंट है, वहाँ ढेर सारे फ्लैट्स हैं, वहाँ पे किसी को हमें खुद एम्प्लॉई के लिए फ्लैट्स नहीं बनाने हैं, तो एक्सीलेंट है। लखनऊ में एडिक्वेट है, ठीक ठाक है, कानपुर में पुअर है। तो ऑन दिस बेसिस वी विल सेलेक्ट दिल्ली। तो यहाँ पे हम ये सब देख सकते हैं, इसका हम कोई आंसर नहीं निकाल सकते। ऑन दिस बेसिस हमें एक साइड सेलेक्ट करना है, तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो इसके आंसर भी डिफरेंट हो सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कॉस्ट के बेसिस पे हम कानपुर जाएंगे। इट मे बी कि हम कहते हैं लखनऊ या दिल्ली में से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि हाउसिंग नहीं है। अगर किसी ने कहा नहीं ठीक है, नो इशू, हम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए हाउसिंग सोसाइटी खुद डेवलप करेंगे, तो वी कैन गो विथ कानपुर। लेकिन यहाँ पे हमारी जो पब्लिक है, पॉपुलेशन है, वो प्रॉब्लम करेगी। तो हम कहेंगे कि हम लेबर बाहर से मंगाएंगे, हमारी मैन पावर बाहर से होगी, हम वो सिटी के लोगों को नहीं लेंगे। तो ऐसे इसके मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं और ये हमें आपको अपने से सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक एग्जांपल से मैं इस बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि
टाटा नैनो का प्लांट पहले वेस्ट बंगाल में इस्टेब्लिश किया गया था, काफ़ी कुछ काम हुआ था, लैंड परचेज हुआ था, और आफ्टर दैट कुछ पॉलिटिकल इशूज़ एंड कुछ लोकल इशूज़ की वजह से उस प्लांट को वेस्ट बंगाल से गुजरात शिफ्ट करना पड़ा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट केस स्टडी है फॉर द प्लांट लोकेशन। कुछ ना कुछ मिस कैलकुलेशन ज़रूर हुए होंगे सिलेक्शन ऑफ प्लांट लोकेशन में, और उसकी वजह से इतना बड़ा लॉस बियर करना पड़ा। मैं आपको इसका मैंने लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक को ओपन करके अगर इसको स्टडी करेंगे तो प्लांट लोकेशन का एक केस स्टडी बहुत अच्छा सा है, जिससे आपको ये सारे पैरामीटर समझ में आएंगे। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लांट लेआउट। एक बार हमने अपने प्लांट को लोकेट कर लिया कि हम इंडिया में इस्टेब्लिश करेंगे, इंडिया में इस्टेब्लिश करने के बाद गुजरात या महाराष्ट्र या तमिलनाडु या यूपी कहीं पे सेटअप करेंगे। उसमें भी हमने एक साइट सेलेक्ट कर लिया कि लखनऊ, कानपुर या दिल्ली में सेटअप करेंगे। अब ये क्लियर हो गया कि हमारा जो प्लांट है वो लखनऊ में है। अब लखनऊ में है तो उस प्लांट के अंदर जो रिसोर्सेज होंगे, जो हमारी मशीनरी होगी, जो हमारे डिपार्टमेंट्स होंगे, वो डिपार्टमेंट कैसे कैसे लोकेट होने चाहिए, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे हम एक जब घर बनाते हैं अपने लिए, घर तो पक्का कर लिया कि लखनऊ में बना रहे हैं, इस साइड पे बना रहे हैं। अब उस घर के अंदर जो कमरे होंगे, टॉयलेट, बाथरूम, किचन, उनका आपस में लेआउट कैसा होगा, क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें अपने घर में कंफर्ट रहे। वैसे ही इंडस्ट्री में क्या ऑब्जेक्टिव होगा, जो भी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, हाउ टू लोकेट दीज फैसिलिटीज़ एंड दीज डिपार्टमेंट इन आवर प्लांट। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू मिनिमाइज द मूवमेंट ऑफ वर्कर एंड मटेरियल ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के दौरान मटेरियल, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट का मूवमेंट मिनिमम हो, मैन पावर का मूवमेंट मिनिमम हो, जिससे कि किसी तरह का हिंड्रेंस ना आने पाए। टाइम बचेगा तो उसका एक कॉस्ट बचेगी। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी एक अच्छे प्लांट का। तो प्लांट लेआउट इज ए टेक्निक ऑफ लोकेटिंग डिफरेंट मशीन एंड प्लांट सर्विसेज विद इन द फैक्ट्री सो दैट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल आउटपुट ऑफ हाई क्वालिटी एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट कैन बी अवेलेबल। ठीक है, तो देखें इसको कि कैसे इसको हम अचीव कर सकते हैं। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग द लेआउट। कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमें लेआउट को चेंज करने में, डिजाइन करने में अफेक्ट करेंगे। पहला फैक्टर है वैरायटी एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। वॉल्यूम से मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, हम अपनी फैक्ट्री में कितने प्रोडक्ट बना रहे हैं। वैरायटी का मतलब क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, कि 1, 2, 10, 20, 50 टाइप के प्रोडक्ट हमारे फैक्ट्री में बन रहे हैं। ठीक है, तो इस पर डिपेंड करेगा। टाइप ऑफ प्रोडक्शन मेथड्स, हम अगर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम का प्रोडक्शन हो रहा है तो हम मास प्रोडक्शन कर रहे होंगे। कम वॉल्यूम होगा, वैरायटी ज़्यादा होगी तो हम बैच प्रोडक्शन कर रहे होंगे। तो जिस टाइप का प्रोडक्शन होगा उसी बेसिस पे हमारे प्लांट का लेआउट भी डिसाइड होगा। ठीक है, अभी देखेंगे वन बाय वन कैसे। मटेरियल के फ्लो का पैटर्न क्या है, जो वहाँ का रॉ मटेरियल है किस किस रूट से होके गुजरता है, उसके हिसाब से हम इसको अपने लेआउट को प्लान करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी फॉर फ्यूचर मॉडिफिकेशन, क्योंकि कस्टमर की नीड हमेशा चेंज होती रहती है। आज किसी कस्टमर को ये प्रोडक्ट चाहिए तो इसी प्रोडक्ट में अब ये चाहिए। तो अगर प्रोडक्ट चेंज हो गया, प्रोडक्ट की डिज़ाइन चेंज हो गई, तो क्या हमारे प्लांट में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम भी अपने रिसोर्सेज को, अपनी मशीनों को रीअरेंज कर पाएँ। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें देना बहुत ज़रूरी है आज के सिनारियो में, है ना। क्यों? क्योंकि कस्टमर की नीड्स आर कंटिन्यूसली चेंजिंग और उसके बिहाफ पे हमें काम करना है। स्पेस रिक्वायरमेंट कितना है, सेफ्टी फैक्टर्स क्या है। बहुत मशीनों को बहुत क्लोज कर दिया अगर हमने, तो 2 लोग आपस में बहुत पास काम करेंगे, मूविंग मशीन्स हैं, उसमें एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो सेफ्टी फैक्टर्स को देखना। ऐसे ही और भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, मैंने मेजर फैक्टर्स की बात की है। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ गुड लेआउट। अगर कोई लेआउट गुड है तो गुड लेआउट के लिए क्या कैसे कह सकते हैं लेआउट गुड है, मीन्स रिड्यूस इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन। प्लांट के अंदर मटेरियल का और मैन का जो मूवमेंट है वो मिनिमम हो, ट्रांसपोर्टेशन मिनिमम हो। फर्स्ट वन इज मेक्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस ईजी, क्योंकि प्लांट है, मशीन्स हैं, वो उसमें ब्रेकडाउन्स होंगे, मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो कि उसका मेंटेनेंस करने के लिए उसके आसपास एरिया में स्पेस ही नहीं है, एक मशीन दूसरी मशीन से इतना क्लोज है कि वहाँ से मेंटेनेंस के लिए पॉसिबल नहीं है जा पाना, या उन दोनों मशीनों को ऑफ करना पड़ रहा है उसके नियर बाई मशीन्स को। तो मेक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ईजी। हायर प्रोडक्शन रेट, जिससे कि हमें हाई प्रॉफिट जनरेट हो सके। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज रिड्यूस प्रोडक्शन डिले। प्रोडक्शन में डिले ना होने पाए। ऐसा कई बार होता है कि एक मशीन ब्रेकडाउन हो गई तो सारा का सारा काम रुक गया है। ठीक है,
तो ऐसा कुछ लेआउट बनाना है कि अगर एक मशीन ब्रेक डाउन भी हो गई है तो भी हमारा प्रोडक्शन सिस्टम कंटिन्यूअसली चलता रहे, ठीक है। रिड्यूस सेटअप एंड टोटल ऑपरेशन टाइम। सेटअप टाइम एक ऐसा टाइम है जब हम मशीन को सेट कर रहे होते हैं, उसको तैयार कर रहे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और कई बार सेटअप टाइम बहुत ज़्यादा होता है ना, कि एक प्रोडक्ट को बनने में सपोज दैट अगर 2 मिनट लग रहे हैं, लेकिन उस मशीन को सेट करने में, CNC मशीन है, कंप्यूटराइज मशीन है, एडवांस मशीन है, उनको सेट करने में 6 आवर 10 आवर्स लग रहे हैं। तो कुछ ऐसा प्लांट हो जिससे उसमें सेटअप टाइम कम हो, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई प्रोडक्शन नहीं होता, दिस इज ए आइडल टाइम, है ना, और ऑपरेशन टाइम भी कम हो, ठीक। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स मैन, मशीन, मटेरियल, एवरीथिंग, जो भी रिसोर्सेज हैं उनका बेटर यूटिलाइजेशन हो पाए, ये एक ऑब्जेक्टिव होगा। अगर ऐसा हो पा रहा है then we will say that our plant layout is very good, okay. So what are the principles of plant layout? तो ये 6 प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ ओवरऑल इंटीग्रेशन। ओवरऑल इंटीग्रेशन से मतलब क्या है, एक प्लांट में डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स होंगे, परचेज होगा, ह्यूमन रिसोर्स होगा, इन्वेंट्री कंट्रोल होगा, इस तरह से मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होंगे, उनका आपस में इंटीग्रेशन प्रॉपर होना चाहिए। सॉरी। प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम डिस्टेंस, 2 डिपार्टमेंट के बीच का डिस्टेंस प्रॉपर हो, मिनिमम हो, जहाँ तक हो सके मिनिमम हो। प्रिंसिपल ऑफ फ्लो, 2 डिपार्टमेंट्स के 3 डिपार्टमेंट्स या जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच का जो फ्लो है, फ्लो में बी ऑफ मटेरियल, फ्लो में बी ऑफ इंफॉर्मेशन, उनका फ्लो बहुत स्मूथ होना चाहिए, ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ क्यूबिक स्पेस, एक ये प्रिंसिपल ये कहता है कि क्यूबिक स्पेस मतलब लेंथ, विड्थ, हाइट। हम केवल कारपेट एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो क्यूबिक स्पेस मिनिमाइज होना चाहिए। हमारा जो क्यूबिक स्पेस है एरिया कहते हैं वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड सेफ्टी, एक वर्किंग एनवायरनमेंट वहाँ पे ऐसा क्रिएट हो, ऐसा लेआउट बनाए जहाँ पे वहाँ पे लेबर की सेफ्टी इंश्योर हो और उनको वहाँ पे काम करने में सेटिस्फैक्शन फील हो, कंफर्ट हो। ऐसा ना हो, अगर कंफर्ट नहीं होगा तो प्रोडक्टिविटी हमारी डाउन हो जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कैन बी रीअरेंज्ड एट मिनिमम कॉस्ट। प्रोडक्ट चेंज हुआ, प्रोडक्ट की डिज़ाइन चेंज हुई, कस्टमर के नीड चेंज हुई, दैट्स वाई प्रोडक्ट चेंज हुआ। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर वी विल चेंज द प्रोडक्ट, और उसी के हिसाब से जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको रीअरेंज करेंगे, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे आनी चाहिए। सो ऑन दिस बेसिस वी कैन डिसाइड सम टाइप्स ऑफ लेआउट। टाइप्स ऑफ लेआउट, दैट इज़ 4 टाइप्स ऑफ लेआउट। फर्स्ट इज प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट, फिक्स्ड लेआउट एंड कॉम्बिनेशन लेआउट। इसको हम किस बात पे डिफाइन करने चल रहे हैं, किस बात पे इन 4 टाइप के प्रोडक्ट को हम लेके चल रहे हैं? तो मेनली हमने ये देखा है कि जब जो हमारा प्रोडक्शन सिस्टम है, हम प्रोडक्शन सिस्टम में कई टाइप के प्रोडक्शन यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज कंटिन्यूअस प्रोडक्शन या मास प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन या जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन। इस टाइप के डिस्कशन हमने प्रोडक्शन सिस्टम में प्रीवियस लेक्चर्स में किए हैं। सो जो प्रोडक्ट लेआउट कहाँ सुटेबल होगा, इट इज़ सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन। प्रोसेस लेआउट इज सुटेबल फॉर द बैच प्रोडक्शन। फिक्स लेआउट कहाँ सुटेबल होगा, कॉम्बिनेशन लेआउट कहाँ सुटेबल होगा, वी विल डिस्कस दिस इन नेक्स्ट स्लाइड। ओके, फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट लेआउट। प्रोडक्ट लेआउट को ही हम लाइन लेआउट कहते हैं, ठीक। लाइन लेआउट का मतलब क्या है? सपोज दैट कि इट इज सुटेबल फॉर व्हेन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी हाई। इट मीन्स जब हम मास प्रोडक्शन की बात कर रहे होते हैं, ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे कोई प्रोडक्ट मास प्रोडक्शन में हो रहा है, तो वहाँ पे ये लेआउट सुटेबल होगा। और डेफिनेटली है, मास प्रोडक्शन कब होता है? जब हम एक ही प्रोडक्ट का या प्रोडक्ट की वैरायटी बड़ी कम होगी, 1 या 2 प्रोडक्ट हम बहुत हैवी वॉल्यूम में बनाएंगे। जैसे नट बोल्ट्स हैं, बॉल बेयरिंग्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आईसीज हैं, हम इनको मास में बनाते हैं, तो वहाँ पे प्रोडक्ट की वैरायटी कम है लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा तो हमें हर टाइम एक ही टाइप का काम करना होगा। तो दैट्स वाई इट इज़ सुटेबल व्हेन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज़ वेरी हाई। और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन अगर हाई होगा तो डेफिनेटली है कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इज लो होगा, है ना। एंड फॉर मास प्रोडक्शन कंटिन्यूअस प्रोडक्शन किया जाएगा। अगर वैरायटी लो है, वॉल्यूम हाई है, तो हमारा प्रोडक्शन सिस्टम मास प्रोडक्शन वाला होगा। अगेन सेपरेट प्रोडक्ट लाइन फॉर ईच प्रोडक्ट दिखाई पड़ेगी। अगर हमें बॉल बेयरिंग बनानी है तो बॉल बेयरिंग बनाने के लिए एक लाइन होगी, उसमें बॉल बेयरिंग बनाने में जो जो ऑपरेशंस होने हैं उन ऑपरेशंस की एक प्रोडक्शन लाइन होगी। दूसरे प्रोडक्ट के लिए दूसरी प्रोडक्शन लाइन होगी, तभी वो मास प्रोडक्शन में कंटिन्यूसली हाई वॉल्यूम प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट वन इज मशीन आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ दियर यूज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो प्रोडक्ट है उस पर जो जो ऑपरेशंस होने हैं उन ऑपरेशंस के रेफरेंस में, उन ऑपरेशन के तरीके से हमें मशीनों को रीअरेंज करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा एक लाइन में। इसीलिए इसको हम कह रहे हैं लाइन लेआउट। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, और इस प्रोडक्ट को बनने में दीज 4 ऑपरेशंस आर नीडेड। पहला ऑपरेशन टर्निंग का है, हम कहाँ जाएंगे, लेथ मशीन पे जाएंगे। दूसरा ऑपरेशन उसमें एक होल करना है, हम जाएंगे ड्रिलिंग मशीन पे। तीसरा ऑपरेशन उसे फिनिशिंग करना है, हम जा रहे हैं ग्राइंडिंग पे। और चौथा ऑपरेशन उस पर कुछ कलर कोडिंग करना है, तो हम जा रहे हैं पेंटिंग शॉप में। एक इस प्रोडक्ट को बनने में इन 4 टाइप की मशीन्स की ज़रूरत है, और ये प्रोडक्ट हमें बहुत ह्यूज वॉल्यूम में बनाना है, और इसलिए हम प्रोडक्ट लेआउट की बात कर रहे हैं, इसलिए हम मास प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट एक ही है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो इस प्रोडक्ट में यूज होने वाले जितने भी ऑपरेशंस हैं उन ऑपरेशंस की उन ऑपरेशंस को कंप्लीट करने वाले मशीन्स को एक लाइन में सेट करेंगे। सपोज दैट पहला लेथ मशीन है, तो फर्स्ट मशीन हमारी लेथ मशीन हो गई, सेकंड वन इज ड्रिलिंग मशीन, थर्ड वन इज ग्राइंडिंग मशीन, एंड लास्ट वन इज पेंटिंग। हमारे पास रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल यहाँ पे उसमें डायमीटर रिड्यूस किया गया, टर्निंग हुई। आफ्टर टर्निंग इट विल गो टू द ड्रिलिंग मशीन, एक होल बन जाएगा, होल बनने के बाद इट विल गो टू द ग्राइंडिंग मशीन, यहाँ इसकी फिनिशिंग हो जाएगी। आफ्टर दैट इट विल गो टू द पेंटिंग शॉप, पेंटिंग होगी, एंड ये बाहर आ जाएगा और आप कहेंगे कि ये आउटपुट आ गया। तो इनपुट रॉ मटेरियल एंड आउटपुट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। आप यहाँ देख रहे हैं कि एक लाइन में हो रहा है और ये कंटिन्यूसली रिपीटेडली यही काम होता रहेगा। तो दिस इज सुटेबल फॉर द मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट लेआउट इज, अच्छा, एडवांटेज ऑफ प्रोडक्ट लेआउट। इसका एडवांटेज क्या होगा, सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन, हाई प्रोडक्शन रेट क्योंकि कंटिन्यूसली एक ही काम होना है, लो प्रोडक्शन कॉस्ट, मिनिमम मटेरियल हैंडलिंग, लेस वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस मीन्स कि कितने हमारे सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट बीच में लाइन में फंसे हुए हैं। मैकेनाइज्ड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम कैन बी इम्प्लीमेंटेड, क्योंकि एक लाइन है तो हम ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स भी यहाँ लगा सकते हैं मटेरियल को एक मशीन से दूसरे मशीन पर शिफ्ट करने के लिए। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन लेबर एंड स्पेस, स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल, दीज आर द एडवांटेज। अगेन अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की, स्पेशल पर्पज मशीन्स आर यूज, क्योंकि एक लाइन है और हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन हो रहा है, बड़ी स्पेशलाइज मशीन होंगी जो कि कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर पाएँ। इसलिए यहाँ पे बहुत हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगेगा, हमें यहाँ सीएनसी मशीन लगानी पड़ेगी तो हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा। मशीनें बड़ी स्पेसिफिक होंगी तो हाई मेंटेनेंस कॉस्ट होगा। स्पेशली ट्रेंड वर्कर इज नीडेड, है ना। स्किल भले कम हो, स्किल्ड ऑपरेटर नहीं चाहिए, लेकिन ट्रेंड वर्कर चाहिए। अगर सीएनसी मशीन है तो सीएनसी प्रोग्रामिंग उन्हें आनी चाहिए, ठीक है। डिफ़िकल्ट टू चेंज द प्रोडक्शन लाइन इफ प्रोडक्ट डिज़ाइन इज चेंज। यहाँ पे हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि एक लाइन है, हम लाइन को प्रोडक्ट के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फेलियर ऑफ वन मशीन विल स्टॉप द प्रोडक्शन लाइन। अगर कोई भी एक मशीन फेल हो गई, सपोज दैट कि अगर ये मशीन यहाँ पे फेल हो गई, तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि प्रोडक्ट लाइन हमारी रुक गई, अब आउटपुट नहीं आएगा, ये आउटपुट यहाँ से नहीं आएगा, ठीक है। अगेन नॉट फ्लेक्सिबल, इट इज़ रिजिड, प्रोडक्शन रेट इज़ कंट्रोल्ड बाय बोटलनेक मशीन। इट मीन्स कि अगर हमारे पास ये 4 मशीनें हैं, सपोज दैट इसकी कैपेसिटी है कि 2 प्रोडक्ट पर मिनट, एंड इसकी कैपेसिटी है 4 प्रोडक्ट पर मिनट, इसकी कैपेसिटी है 1 प्रोडक्ट पर मिनट, इसकी कैपेसिटी है 4 प्रोडक्ट पर मिनट। तो भले ही इसकी कैपेसिटी 4 प्रोडक्ट पर मिनट है, बट लाइन की इफिशिएंसी डिपेंड करेगी इस पर, क्योंकि ये तो अपने से 1 प्रोडक्ट पर मिनट ही आगे पास करेगा। तो इस पूरे सिस्टम की जो इफिशिएंसी होगी, जो बोटलनेक मशीन हमारे पास यही है, यहाँ पे हमारे पास वर्क इन प्रोसेस बनने लगेगा। यहाँ से 4 प्रोडक्ट जाएगा 1 मिनट में, 1 पे काम होगा, 3 यहाँ बचा रहेगा, 3 प्रोडक्ट ऑलवेज यहाँ वेट करते रहेंगे। तो इस टाइप से यहाँ पे है। सो फॉर टुडे इट इज़ सफिशिएंट, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर to continue the product layout. Thank you.